हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, चाहे हिंदी विषय का मॉडल पेपर हो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हो यानी मॉडल पेपर हो, या फिर गृह विज्ञान या चित्रकला विषय का मॉडल पेपर हो, इन सभी मॉडल पेपर से ही प्रश्न आएंगे। ये मेरा वादा है, 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, इनके प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर। यहाँ पर आप लोग देखोगे 801 एजेड यहाँ पर ये जो है कोड दिया गया है और हिंदी विषय का कोड क्या है, 901 है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए यहाँ पर आपको मैं आगे बता दूं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा पेपर में। और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों को पढ़ना बिल्कुल जरूरी रहता है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर करना होगा। प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जो आपको अच्छे से प्रश्नों का आंसर पता है, जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है, सबसे पहले आप उसी का उत्तर करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और 4 विकल्प दिए होंगे, जिनका सही उत्तर का चुनाव करके आपको ओएमआर शीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करना होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, पहला सही है, का यानी ए, खा अर्थात बी, गा अर्थात सी और घा यानी डी। इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे, ओएमआर शीट में ए, बी, सी और डी लिखा रहेगा। तो पहला सही है, तो ये ओएमआर शीट का नमूना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्नोत्तर के लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब पहले का पहला ही विकल्प सही है, तो इसको आपको क्या करना होगा, काले पेन से, मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूं लेकिन आपको काले पेन से इस गोले को पूरी तरह से अच्छे से भरना है। यानी जिस भी प्रश्न में जो विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पर गोले काले करने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्देश दिया गया, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और खंड बा में 50 अंक के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा, आपको जो कॉपी मिलेगी उस पर। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यदि आप ये 20 प्रश्नों का उत्तर सही कर देते हैं, ओएमआर शीट में अच्छे से और सही तरीके से भर देते हैं, तो आपके 20 पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। विकल्प है, पहला जयप्रकाश भारती, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर 2 में से कोई एक विकल्प ही बता दीजिए। तो यहाँ पर बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती हैं, पहला ही विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एकांकी
एकांकी सम्राट कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प सेठ गोविंद दास को, दूसरा मोहन राकेश को, तीसरा हरि कृष्ण प्रेमी को और चौथा है राम कुमार वर्मा जी को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को ही क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दीपदान। यदि प्रश्न में आए कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और यहां से बन सकता है और वो प्रश्न मैं आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। प्रश्न एक और बनेगा, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जबकि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं, जय शंकर प्रसाद, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो खादी का अर्थशास्त्र यह रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की और वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? त्याग पत्र किसकी रचना है? विकल्प है, पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जय शंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है यहाँ पर अमृतलाल नागर और चौथा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो त्याग पत्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? त्याग पत्र जो रचना है यह है जैनेन्द्र कुमार जी की और जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है त्याग पत्र। किस विधा पर आधारित रचना? उपन्यास विधा पर आधारित। यदि प्रश्न में आता है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है और लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? विकल्प पहला है राजा लक्ष्मण सिंह जी, दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौथा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी। तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं? विकल्प पहला है वियोगी हरि, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। तो अंजलि काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर क्या होगा? राम कुमार वर्मा हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिए गए विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है सन 1938 से सन 1953 तक, दूसरा विकल्प है सन 1918 से सन 1953 तक, तीसरा है सन 1925 से सन 1953 तक और चौथा है सन 1953 से अद्यतन तक। तो यहाँ पर विकल्प सही भी यही है, सन 1953 से अद्यतन तक। अगला प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प पहला है, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पद्मावत, दूसरा है विकल्प रामचरितमानस, तीसरा विकल्प है रामचंद्रिका, चौथा विकल्प है पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और यदि प्रश्न आ जाता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो यह रचना है चंदबर दाई जी की। और यदि प्रश्न आता है कि यह जो रचना है पृथ्वीराज रासो
किस काल यानी युग की रचना है? तो यह आदिकाल की रचना है। एक प्रश्न से मैंने यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया है। पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदवरदाई जी हैं। और प्रश्न यदि आ जाए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न कह रहा है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो यहां पर पहला विकल्प है युद्धों का वर्णन, दूसरा विकल्प है यथार्थ चित्रण, तीसरा विकल्प है भक्ति की प्रधानता, और चौथा विकल्प है प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर ये और ये यानी का और गा ये दोनों विकल्प तो होंगे ही नहीं, आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा है या दोनों हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है, और इस प्रश्न संख्या 10 से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम का सिपाही की रचना किसने की? विकल्प पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा अमृत राय, तीसरा विकल्प प्रेमचंद जी, या चौथा विकल्प है यहाँ पर यशपाल। तो यहाँ पर ये आप लोग ध्यान देंगे, ये भी मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आपको बताना है यहाँ पर कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अमृत राय ने। अब कलम का सिपाही यदि प्रश्न आता है किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो कलम का सिपाही यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह अमृत राय जी की रचना है। किसकी? अमृत राय जी की रचना है। अब यहाँ से मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। पहला, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और अगला प्रश्न बन सकता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर विकल्प पहला हास्य रस, दूसरा करुण, तीसरा विभत्स रस, चौथा भयानक। तो यहाँ पर दुख लिखा हुआ है, दुख, और दुख होता है यानी दुख यानी शोक, शोक होता है करुण रस का अस्थाई भाव। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला उपमा, दूसरा विकल्प है श्लेष, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अनुप्रास। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जहां पर किसी एक वस्तु की, किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता दिखाई जाए या तुलना की जाए, वहां होता है उपमा अलंकार। और मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए उदाहरण में तुलना ही की गई है, यानी उपमा दिखाई गई है, समानता बताई गई है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर रोला में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 8, दूसरा है 6, तीसरा विकल्प है 4, और चौथा विकल्प है 2। तो रोला में कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? 4। रोला में 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, चर और अचर में कौन सा समास है? चर और अचर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय। तो चर और अचर जहां पर क्या हो, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहां पर चर की प्रधानता है और अचर की भी प्रधानता है, दोनों पदों को समान समझा गया है, यानी दोनों पदों को प्रधान माना गया है, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प पहला है 11-11, दूसरा विकल्प है 16-16, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 13-13 और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और दूसरे के बाद जो आता है तीसरा चरण, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, पत्थर का तत्सम क्या होगा? पत्थर का तत्सम क्या होगा? विकल्प पहला है यहाँ पर पाथर, दूसरा है विकल्प शिला, तीसरा है प्रस्तर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह के मैं कई मॉडल पेपर आपको बताने वाला हूं और कई मॉडल पेपर की वीडियो आपको मैंने पहुंचा दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो वीडियो और धुआंधार तैयारी कर सकते हो 2024 की बोर्ड परीक्षा की। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? त्वयी हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, या सरल वाक्य कहते हैं, या कुटिल वाक्य कहते हैं, या फिर मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। यहाँ पर पहला विकल्प है भाववाच्य, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प है कर्तवाच्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य कैसा होता है? भाववाच्य होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न संख्या 20 जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो तस्मै जो है यह तद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए कितने 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लेखक कौन है? कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यह जो गद्यांश है लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से और इस पाठ के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है आप सभी को। अगला प्रश्न है कुशंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? तो इसका भी उत्तर यानी इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही
मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे अथवा में भी गद्यांश पूछा गया है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न वही है, संदर्भ लिखना है आपको। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं कि यह जो लिया गया है पाठ से, किस पाठ से, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह से यहाँ भी प्रश्न आए हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न आया है जिसका उत्तर आपको गद्यांश में ही ढूंढ लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 6 अंक यहाँ भी आपको मिलेंगे। तो पहला पद्यांश किस पाठ से है? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझति साँच न हासी। यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, जो कि रचित है सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी के कुल 11 पद हैं और इनकी व्याख्या से रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्रत्येक पद का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। बिल्कुल आसान व्याख्या बताई है। यदि आप वीडियो देखोगे तो 100% की गारंटी है, आपको व्याख्या तो नहीं रटना पड़ेगा। अगला है यहां पर, अथवा में नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। यह जो है यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह लिया गया है हिमालय से, हिमालय से शीर्षक कविता से, जो कि रचित है महादेवी वर्मा जी के द्वारा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। और यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको क्या करना होगा, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला गद्यांश यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। तो यहाँ पर जो यह गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह तो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। कह रहा है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत प्रश्न प्रहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, लेकिन मैं आपको सभी बताते चल रहा हूं कि किस पाठ से है, कौन सा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यह जो है पद्यांश संस्कृत खंड का किस पाठ से लिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राणि। किस पाठ से? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला पद्यांश संस्कृत खंड का श्लोक यह। दूसरा है यहाँ पर, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता
चायो जानात सह पंडिता। यह किस पाठ से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, यहां पर आप लोग देख भी सकते हो। प्रत्येक खंड काव्य से आप देख पा रहे होंगे, चाहे ज्योति जवाहर खंड काव्य हो, चाहे अग्र पूजा खंड काव्य हो, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य हो या जय सुभाष खंड काव्य हो, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। अगला है यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 6 के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। पहला है यहाँ पर लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे नंबर पर हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरे पर हैं जय शंकर प्रसाद। किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना होगा और संबंधित लेखक की एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 के अंतर्गत प्रश्न है यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो तुलसीदास, और यहाँ पर ध्यान देंगे आपको 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। महादेवी वर्मा, सूरदास, किसी एक का जीवन परिचय और उस कवि से संबंधित रचना का नाम आपको लिखना है। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्न अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यह प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 यहाँ पर प्रश्न आए हैं। पहला है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। 4 नंबर का यह प्रश्न इस बार आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संस्कृत के कुल 4 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और यहाँ पर विषय भी दिए गए हैं, जैसे देश प्रेम, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार की समस्या। ये सभी निबंध आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये सभी निबंध। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा, इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कई मॉडल पेपर और भी कराऊंगा, बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सको। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।